हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल फैमिली स्टडी विद नाजिम में। तो फिर हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में यानी कि भारतीय राष्ट्रीयता के उदय के कारण क्या रहे थे। तो हमने महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लिए थे। हमने देखा था किस तरीके से भारतीय राष्ट्रीयता के उदय के कारण बने, किस तरीके से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण घटना होती चली गई। हमने वो कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बता दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पार्ट सेकंड में भारतीय राष्ट्रीयता के उदय के कारण क्या क्या रहे। तो फ्रेंड, बहुत अनेक कारण हैं। ऐसा तो है नहीं कि भारतीय राष्ट्रीयता के उदय के कारण एक ही था सिर्फ। तो फ्रेंड, अनेक महत्वपूर्ण कारण थे। तो सबसे पहले कारण हम देखेंगे आर्थिक कारण। तो फ्रेंड, आर्थिक कारण में भी सबसे महत्वपूर्ण कारण जो थे वो दो थे। सबसे पहले तो क्या था, अंग्रेज़ों की भू राजस्व नीतियाँ। यानी फ्रेंड्स, अंग्रेज़ों की भू राजस्व नीतियाँ ऐसी थीं, इस प्रकार से थीं कि अधिक से अधिक कर वसूला जाता था किसानों से। अब क्या होता था, किसानों से कभी उनका मालिकाना अधिकार छीन लिया जाता था ज़मीनों पे से। तो फ्रेंड, हुआ क्या हुआ, इससे ये कि वहाँ पर क्षेत्रीय आंदोलन बढ़ गए थे। क्या बढ़ गए थे? क्षेत्रीय आंदोलन वहाँ बढ़ गए थे। अब देखिए फ्रेंड, ऐसा तो नहीं था, उन क्षेत्र आंदोलन ऐसे नहीं थे कि वो पूरे राष्ट्र में या पूरे भारत में फैल जाए। तो फ्रेंड, प्रारंभ में स्टार्टिंग में क्या हुआ, स्टार्टिंग में क्षेत्र वाइज हमारे आंदोलन हुआ करते थे और यहाँ से ही धीरे धीरे करके भारतीय राष्ट्रीयता के उदय के कारण बने। पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनता है, आगे चलकर हम देखेंगे। और फ्रेंड, दूसरा जो था उस टाइम जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी, 28 दिसंबर 1885 में हमें पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हो गया था। फ्रेंड, उसी में उससे पहले दादा भाई नौरोजी ने ही धन के निष्कासन का सिद्धांत दे दिया था। यहाँ से भी क्या हुआ, यहाँ से हमें आर्थिक चीज़ें पता चली, इससे क्या हुआ, राष्ट्रीयता के उदय के कारण बना। तो फ्रेंड, देखते हैं हम सबसे पहले अंग्रेज़ों की भू राजस्व नीतियाँ कौन कौन सी थी और धन के निष्कासन का सिद्धांत क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए अंग्रेज़ों की जो भू राजस्व नीतियाँ थी फ्रेंड्स, वो कितने प्रकार की थी? तीन थी। सबसे पहले क्या था, स्थायी बंदोबस्त, फिर था रैयतवाड़ी व्यवस्था, फिर ये लेकर आए अपनी महलवाड़ी व्यवस्था। तो अगर हम अंग्रेज़ों की भू राजस्व नीतियाँ देखें या इनको पर चर्चा करने पर आ जाए मेंस में भी, तो हम मुख्यतः तीन व्यवस्थाओं को ही देखते हैं। सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त, फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था, फिर महलवाड़ी व्यवस्था। अब ये क्या क्या थी, थोड़ा सा इन्हें हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेंड्स, स्थायी बंदोबस्त क्या था। तो फ्रेंड देखिए, स्थायी बंदोबस्त क्या था, ये क्या, इससे हुआ क्या। तो फ्रेंड, यहाँ पे क्या हुआ, जो किसानों की जो ज़मीन थी वो किसे दे दी गई, ज़मींदारों को दे दी गई। यानी कि मालिकाना अधिकार किसानों का एकदम किससे छीनकर किसे दे दिया गया, ज़मींदारों को दे दिया गया। अगर हम बात करें फ्रेंड्स स्थायी बंदोबस्त की, तो फ्रेंड स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो थी फ्रेंड, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में स्टार्ट की गई थी। तो फ्रेंड, यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर हम प्री की बात करें तो यहाँ से आपसे डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई। तो किसके द्वारा शुरू की गई फ्रेंड्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। कब? 1793 में। अब बात आती है फ्रेंड, ये किससे की गई। तो फ्रेंड, ये किससे की गई, ज़मींदारों से की गई। अभी तक यहाँ से अंग्रेज़ डायरेक्ट किसानों से नहीं जुड़ते, वो किसके माध्यम से कर प्राप्त करते हैं, ज़मींदारों से। अब बात आती है फ्रेंड कितने परसेंट भाग पर। तो फ्रेंड, ब्रिटिश भारत का जो भाग था उसके 19% भाग पर स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई। अब ये पॉइंट हम यहाँ पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड डायरेक्ट एग्जाम में यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है और आपको ऐसे ही शॉर्ट नोट्स अपने बनाने हैं। अब बात आती है फ्रेंड्स, देखिए अब बात आती है फ्रेंड, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगर स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था हुई थी 19% भाग पर हुई थी, तो वो कहाँ कहाँ लागू की गई। तो फ्रेंड, यह जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी, अगर हम इसके लागू क्षेत्र पर बात करें तो फ्रेंड्स सर्वप्रथम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश यानी वाराणसी तक ये स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। अगर हम फ्रेंड्स कर की बात करें तो फ्रेंड्स कर में 10/11 भाग कंपनी को देना पड़ता था, ज़मींदारों को, और 1/11
11वां भाग वो क्या करते थे, अपनी सेवा के लिए अपने पास रख लिया करते थे। तो फ्रेंड अगर ये 10/11वां भाग जो कंपनी को देते थे, होता क्या था, ये यहाँ पे अगर इन्होंने एक डेट फिक्स कर दी थी, अगर सपोज़ कीजिए यहाँ पर 1 दिसंबर को अगर कर देना है तो देना ही है। अगर इसके बाद इसके बाद कर अगर देते थे तो उनको ऊपर क्या लग जाता था, फाइन लग जाता था। तो फ्रेंड इस तरीके से स्थायी बंदोबस्त आपको याद रखना है। सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा, देखिए स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू की गई थी, तो किसके द्वारा लागू की गई थी फ्रेंड्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। कब, 1753 में। किससे की गई ये स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, जमींदारों से की गई। कितने % भाग पर, 19% भाग पर। कौन कौन से थे, बिहार था, बंगाल था, उड़ीसा था और उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक ये 19% भाग पर था। अगर कर की बात करें तो फ्रेंड कर था 10/11 भाग किसे देना पड़ता था, कंपनी को देना पड़ता था, और 1/11वां भाग ज़मींदार अपना आप खुद रख लिया करते थे। तो फ्रेंड यहाँ से हमने इस तरीके से स्थायी बंदोबस्त के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखे। अब बात करते हैं फ्रेंड रैयत वाली व्यवस्था। अब इसके पश्चात जो व्यवस्था लाई गई फ्रेंड वो कौन सी थी, रैयत वाली व्यवस्था थी। अगर यहाँ पर हम मालूम किया जाए कि रैयत वाली व्यवस्था किससे रिलेटिव है या किसके द्वारा शुरू की गई, तो फ्रेंड इसमें 2 नाम मुख्यतः आते हैं, कर्नल रीड एवं मुनरो। कर्नल रीड एवं मुनरो, तो इनके द्वारा ही रैयतवाड़ी व्यवस्थाओं को लागू किया गया था। अब बात आती है किससे की गई। देखिए फ्रेंड्स अभी हमने क्या देखा, ज़मींदारों से। अब इसमें क्या सुधार देखने को मिलता है हमें, ज़मींदारों को मालिकाने का अधिकार छीनकर वापस किसे दे दिया जाता है, किसानों को दे दिया जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, अगर हम देखें फ्रेंड्स, किसानों को दे दिया जाता है, यानी कि पहली बार जो कर व्यवस्था थी वो प्रत्यक्ष रूप से किसानों से कौन जुड़े, अंग्रेज जुड़ गए थे। कौन सी व्यवस्था में, रैयतवाड़ी व्यवस्था में। अगर बात करें फ्रेंड्स की रैयतवाड़ी व्यवस्था कितने % भाग पर, तो फ्रेंड ये ब्रिटिश भारत पर 51% भाग पर यह व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। तो फ्रेंड यहाँ पर हम देख लेते हैं थोड़ा कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। तो फ्रेंड 51% भाग पर तो कहाँ, तो देखिए फ्रेंड सर्वप्रथम जो लागू की गई थी ये व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये कहाँ पर लागू की गई थी, मद्रास में लागू की गई थी। कहाँ पर, मद्रास में लागू की गई थी। फिर उसके बाद मुंबई और असम में इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू कर दिया गया था। अब बात आती है फ्रेंड, देखिए 51% भाग। अब यहाँ पे थोड़ा और महत्वपूर्ण बात देख लेते हैं। तो फ्रेंड ज़मीन का जो मालिकाना अधिकार है वो किसे प्राप्त हो गया था, पुनः किसानों को। कर प्रत्यक्ष रूप से कौन देता था, सरकार को देते थे। कौन देते थे, किसान देते थे। अब यहाँ पर आती है फ्रेंड्स बात कि जो इसका रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो था 51% भाग पर जो था, जो कर था वो कौन देते थे, सरकार देते थे। अब देखें यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये है कि कर कैसे डिसाइड होता था फ्रेंड, कि ये कर कैसे डिसाइड होता था कि वो कितने % अंग्रेज़ों को कर देंगे। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर हुआ क्या, कर की जो कर से पूर्व एक यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि स्थायी बंदोबस्त में सुधार लाया गया था। तो कर से पूर्व क्या अनिवार्य हो गया था, भूमि का संरक्षण एवं मूल्य निर्धारण कर दिया जाता था। भूमि का संरक्षण नहीं, भूमि का सर्वेक्षण, ये आप सही कर लीजिएगा। तो ये संरक्षण नहीं, सर्वेक्षण, यानी कि पूरा सर्वे कर लिया जाता था भूमि का कि कैसे कितनी फसल हुई, फिर उसके बाद ही मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो फ्रेंड यहाँ पर सबसे पहले अगर हम कर की दर देखें तो प्रारंभ में फ्रेंड्स कर की जो दर थी रैयतवाड़ी व्यवस्था में 1/3 थी, यानी कि 1/3 क्या करना पड़ता था, किसानों को देना पड़ता था। फिर 1855 में आते आते फ्रेंड्स हुआ क्या, 1855 में आते आते ये 1/3 क्या हो गया, 1/2 हो गया, यानी कि 50%। आप देख लीजिए कि कैसे कैसे ये चीज़ों को बढ़ाते हैं और कर को बढ़ाते गए, कैसे कैसे किसानों का ये शोषण करते गए। तो फ्रेंड यहाँ पर सबसे एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में आपको जो महत्वपूर्ण तथ्य जानने हैं, सबसे पहले ये कहाँ पर, तो फ्रेंड ये सबसे पहले मद्रास पर लागू हुआ कैप्टन रीड द्वारा। कब, 1792 में कैप्टन रीड द्वारा मद्रास में ये लागू किया गया। और पूरे मद्रास में कब लागू किया गया, तो पूरे मद्रास में जो लागू किया गया था फ्रेंड्स वो किया गया था 1820 में। किसके द्वारा, मुनरो के द्वारा। तो यहाँ से आपको ये इतनी बातें याद रखनी है फ्रेंड। इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है हमारा महलवाड़ी व्यवस्था। हमने देखा था सबसे पहले क्या था हमारा स्थायी बंदोबस्त, फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था, फिर क्या आती है हमारी महलवाड़ी व्यवस्था। इसमें ज़्यादा कुछ देखना नहीं है आपको। तो फ्रेंड ये किसके द्वारा लागू की गई थी, आपको ये याद रखना है। तो फ्रेंड ये होल्ट मैकेंजी द्वारा
1922 में लागू की गई थी और 1819 में सर्वप्रथम विचार किया गया था। अगर विचार की बात की जाएगी तो 1819 आपको लगाना है, और अगर बात की जाएगी लागू कब हुई तो 1822 में। अब बात आती है फ्रेंड महालवाड़ी व्यवस्था कितने परसेंट भाग पर लागू की गई थी, तो फ्रेंड ये 30% भाग पर लागू की गई थी। कहाँ लागू की गई थी? पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कर की दर कितनी परसेंट हो जाती है? 80%। 80% कर की दर हो जाती है। तो यहाँ से देख लीजिए धीरे धीरे कैसे वो किसानों का शोषण करते हैं। तो फ्रेंड आर्थिक कारण भारतीय राष्ट्रीयता के उदय का महत्वपूर्ण कारण है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आती है बहुत महत्वपूर्ण, हमने देखा था धन के निष्कासन का सिद्धांत। तो फ्रेंड ये कब आया? 1867 में आया था। किसके द्वारा आया था? दादा भाई नौरोजी की। तो फ्रेंड ये कैसे करते थे? क्या ये आंदोलन करके बताते थे? नहीं। तो फ्रेंड ये हमने देखा था ये एक उदारवादी नेता हैं। तो फ्रेंड कैसे किया इन्होंने? लेखक एवं पुस्तकों द्वारा। इनका एक लेख आया था इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। इसी में 1867 में दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादन किया। अब बात आती है, देखिए इसमें क्या निकल गया, जो महत्वपूर्ण तथ्य ये निकल गया कि उस टाइम जो भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय थी वो कितनी थी फ्रेंड? 20 रुपये थी। तो फ्रेंड यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड कितनी थी? 20 रुपये थी। अब इन्होंने क्या कहा कि किस तरीके से भारत का जो धन है वो किस तरह इंग्लैंड जा रहा है, यानी कि यहाँ से धन का निष्कासन हो रहा है। तो फ्रेंड जब अगर देखिए, अगर सपोज़ कीजिए अगर आप एक फैमिली में हैं और आपके ऊपर शोषण कर रहा है, कोई राज कर रहा है, अगर वहाँ से आपका धन जाएगा या आर्थिक कारण आपके साथ होंगे, आर्थिक शोषण होगा, अगर उसका कोई प्रतिपादन कर देगा तो ये इससे क्या होगा? इससे राष्ट्रीयता के उदय के कारण बनेगा। तो इस तरीके से दादा भाई नौरोजी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, जिन्होंने राष्ट्रीयता के उदय का कारण बने। उनका कौन सा था? धन के निष्कासन का सिद्धांत कब प्रतिपादन किया? 1867 में। और उनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी फ्रेंड्स, वो आपको याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इंडिया। कब आई ये फ्रेंड्स? ये पुस्तक 1901 में। तो आपको ये इतनी चीज़ें याद रखनी है। अब बात आती है फ्रेंड्स, अब देखिए अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात यह है, यहाँ से हमें देखिए इल्बर्ट बिल विधेयक, इसके बारे में पता चलता है 1833 में। तो फ्रेंड्स होता क्या है, लॉर्ड रिपन यानी कि वायसराय कौन था उस टाइम? लॉर्ड रिपन था। अब ये बहुत एक उदारवादी नेता था। तो फ्रेंड क्या हुआ, जब ये आया तो हमने भारतीयों ने ही इसका स्वागत किया अच्छे से, और इसे एक उपाधि यानी कि सज्जन रिपन से हमने इसे पुकारा, इसे एक उपाधि दी, क्योंकि फ्रेंड्स ये एक उदारवादी नेता था, ये भारतीयों के लिए कुछ करना चाहता था। तो फ्रेंड इसी के समय एक बिल आया, कौन सा? इल्बर्ट बिल विधेयक 1833 में। अब होता क्या है फ्रेंड्स, इस बिल में जो बात की गई थी तो वो महत्वपूर्ण बात ये थी कि भारत एवं ब्रिटिश न्यायाधीशों के बीच का अंतर को कम करना, यानी कि ब्रिटिश न्यायाधीश और भारतीय न्यायाधीशों को बराबर अधिकार देना। तो फ्रेंड इससे होता क्या है, अब इससे जो है यूरोपियों में विरोध उत्पन्न हो जाता है, यानी कि ब्रिटिशों में। अब ब्रिटिश कहते हैं काले गोरे, यानी कि आपका रंग के आधार पर भी भेदभाव होता है कि ये काले गोरे हम कैसे बराबर हो सकते हैं। तो फ्रेंड हुआ क्या, इन्होंने सबने एकजुटता करके महत्वपूर्ण आंदोलन चलाया इल्बर्ट बिल विधेयक के विरोध में। तो फ्रेंड हुआ क्या, लॉर्ड रिपन ने जो कि वायसराय था, उसने ये बिल को वापस ले लिया गया। तो फ्रेंड इससे रिजल्ट क्या निकला, इससे परिणाम क्या हुआ? इससे परिणाम ये हुआ जब कभी हम एकजुट होकर, ये संगठित होकर कोई आंदोलन करते हैं तो वो क्या होता है, एकता का भावना आता है। तो फिर वहाँ से क्या होता है, हमारी बात को मानने के लिए बाध्यकारी हो सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरीके से देखिए यूरोपीय कितने समझदार थे, उन्होंने एकजुट होकर इस बिल के विरोध में आंदोलन करा और फ्रेंड सफलता भी उन्हें हासिल हुई। तो फ्रेंड यहाँ पर जो बुद्धिजीवी भारतीय थे उन्होंने क्या सीखा कि सबसे पहले हमें, जैसे कि हमें पता है 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। उन्होंने सबसे पहले काम क्या करते हैं, कांग्रेस सरकार के गठन के बाद वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को जागरूक करते हैं, मिलाने की, एकजुटता की प्रयास करते हैं। तो यहाँ से हमने देखा कि एकता की भावना विकसित हुई और यही जाकर क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीयता के उदय का कारण बनता है। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से अंग्रेज़ों की अपनी ही नीतियाँ
अंग्रेज़ों की अपनी ही नीतियाँ भारतीय राष्ट्रीय उदय के महत्वपूर्ण कारण रहे हैं। अब बात आती है फ्रेंड, देखिए अब हमने आर्थिक कारण देख लिए, अंग्रेज़ों की नीतियाँ देख ली, फिर आता है महत्वपूर्ण जो कि पुनर्जागरण का काम करता है। कौन? सामाजिक एवं धार्मिक कारण। फ्रेंड देखिए, आर्थिक कारण के बाद ही एक ऐसा कारण है जो कि धार्मिक कारण होता है, जिससे लोग ज़्यादा जागरूक होते हैं और वो अपनी भावनाओं के प्रति ज़्यादा क्या रहते हैं, जागरूक रहते हैं। तो फ्रेंड देखिए हुआ क्या, राजा राम मोहन राय, इनमें जो सामाजिक एवं धार्मिक कारण जो हैं, इनमें महत्वपूर्ण योगदान जो देने वाले व्यक्ति हैं, आपको याद रखना है कौन है। सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। इन्होंने कैसे राष्ट्रीयता उदय के कारण में सामाजिक और धार्मिक कारण से करा? तो फ्रेंड इन्होंने क्या कहा कि भाई ब्रिटिश जो आ रहे हैं, जो यूरोपीय आ रहे हैं, आपका धर्मांतरण करा देंगे, आपको ईसाई बना देंगे। यही क्या होते हैं, धार्मिक कारण होते हैं। तो ऐसा हो भी रहा था। वहाँ से क्या आ रहे थे, ईसाई आ रहे थे, ईसाई मिशनरी आ रहे थे और धर्मांतरण करा रहे थे। इससे क्या हुआ, भारतीय पुनर्जागरण का मतलब ही क्या होता है, जागना, पुनः जागना। तो यहाँ से पुनर्जागरण का विकास होता है और उसका पुनर्जागरण का पिता किसे कहते हैं हम, राजा राम मोहन राय को। तो फ्रेंड इस तरीके से सामाजिक और धार्मिक कारण भारतीय राष्ट्रीयता के उदय के कारण बने। विशेषकर इन 3 व्यक्तियों का सामाजिक एवं धार्मिक कारणों में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो फ्रेंड यहाँ से हमें सीखने वाली क्या बात मिली कि हमें राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद को अच्छे तरीके से पढ़ना है। यहाँ पर डायरेक्ट प्री में एग्ज़ाम में इनकी कौन कौन से लेख थे, कौन कौन से समाचार पत्र थे, ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड इस तरीके से आज की इस वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है। आई होप, हम आशा करते हैं आपको ये सब समझ में आ गया होगा और आप इसी तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाकर अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।